दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इमोशनल ये कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये एक मॉरल स्टोरी है, इसमें आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो हर एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ड्रीम्स ऑफ अ फादर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ड्रीम का मतलब था सपना और ये प्लूरल नाउन है। ड्रीम्स मतलब कि सपने, ऑफ का मतलब का की के। ड्रीम्स ऑफ ए फादर, फादर मतलब पिता, तो क्या अर्थ हुआ? ड्रीम्स ऑफ ए फादर मतलब एक पिता के सपने। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड भी या फिर नया स्ट्रक्चर मिले आप उसे नोट करें। उसके अलावा यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दो रमेश वॉज गुड एट स्टडीज येट ही वॉज वेरी लेजी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और जो इस तरह के वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनको नो एक्शन सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दो, THOUGS, इसको दो पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है हालांकि। दो रमेश वॉज गुड एट स्टडीज मतलब कि हालांकि रमेश पढ़ाई में अच्छा था, येट फिर भी, येट मतलब फिर भी, ही वॉज वेरी लेजी। दोस्तों LAZY लेजी का मतलब है आलसी, जो कि एक एडजेक्टिव है। येट ही वॉज वेरी लेजी, फिर भी वो बहुत आलसी था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दो रमेश वॉज गुड एट स्टडीज येट ही वॉज वेरी लेजी मतलब कि हालांकि रमेश पढ़ाई में अच्छा था लेकिन क्या था वो, लेकिन फिर भी वो लेजी था मतलब कि आलसी था। ही ऑलवेज पुट ऑफ वर्क टू टुमारो। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये जो पुट है इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट है, तो इसलिए यहाँ पर पुट का ही यूज़ किया गया। और पुट ऑफ वर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। तो क्या अर्थ हुआ? ही ऑलवेज पुट ऑफ वर्क टू टुमारो मतलब वह हमेशा काम को कल पर टालता। एज अ रिजल्ट ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम। क्या अर्थ हुआ? एज ए रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में एबल टू का प्रयोग किया गया है। और जब हम पास्ट में एबल टू का यूज़ करते हैं तो एबल टू का यूज़ किसी भी तरह की योग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है और नेवर का मतलब है कभी नहीं। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम मतलब वह कभी भी जॉब्स मतलब कामों को समय पर खत्म नहीं कर पाता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एज ए रिजल्ट ही वॉज नेवर एबल टू फिनिश जॉब्स ऑन टाइम मतलब परिणाम स्वरूप वह कभी भी समय पर कामों को पूरा नहीं कर पाता था। हिज मदर वॉज डेड, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। हिज मदर वॉज डेड, जो उसकी माता मतलब जो उसकी माँ थी वो मर चुकी थी। ओनली द फादर वॉज विद हिम, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। ओनली द फादर वॉज विद हिम मतलब उसके साथ मतलब सिर्फ उसके पिता उसके साथ थे। चलिए आगे देखिए। द फादर वर्कड इन अ गार्डन इन द सिटी एज अ गार्डनर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्क का मतलब होता है काम करना, WOR के सेकंड फॉर्म में वर्कड। द फादर मतलब कि पिता, वर्कड काम करते थे, इन ए गार्डन एक बगीचे में, इन द सिटी शहर में, एज ए गार्डनर का मतलब माली, एक माली के तौर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पिता थे वो एक गार्डन में बगीचे में काम करते थे, शहर में बगीचे में काम करते थे माली के तौर पर। ही हैड टू वर्क हार्ड बट नेवर लेट रमेश
फील द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। हैड टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी तरह की विवशता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि सब्जेक्ट को कोई काम मजबूरी में करना पड़ता था या फिर करना पड़ा, तो आपको हैड टू का यूज़ करना होता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म भी लगानी होती है। उसके अलावा आप इसे भी नोट कर लीजिए, वर्क हार्ड, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेहनत करना। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड टू वर्क हार्ड, मतलब कि उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। बट लेकिन नेवर लेट रमेश फील द शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, शॉर्टेज का मतलब कमी, लेकिन उन्होंने कभी भी रमेश को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्हें अब मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रमेश को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ रमेश, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ रमेश, वह रमेश का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे। एंड मेट ऑल हिज डिमांड्स समहाउ, और उसकी जो डिमांड्स थी, जो उसकी मांगे होती थी, उसको वो किसी भी तरह से, समहाउ मतलब किसी भी तरह से वो पूरा कर देते थे। चलिए आगे देखिए। द सन मिसयूज द काइंडनेस ऑफ हिज फादर। दोस्तों मिसयूज का मतलब होता है किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, उसे मिसयूज कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में मिसयूज्ड। द सन मिसयूज द काइंडनेस ऑफ हिज फादर, और काइंडनेस नाउन है जिसका मतलब होता है दया। जो बेटा था वो पिता की दयालुता का, पिता की दया का गलत इस्तेमाल करता था। दैट वॉज वाई, इसी कारण ही हैड बिकम, वो बन चुका था, सो लेजी, बहुत ज़्यादा लेजी एंड केयरलेस। दोस्तों देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम होती है, तो यहाँ बिकम का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, दैट्स वाई का मतलब होता है इस वजह से, इस कारण से। दैट इज़ वाई ही हैड बिकम सो लेजी एंड केयरलेस, मतलब वो इतना ज़्यादा आलसी और केयरलेस बन गया था। केयरलेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की परवाह ना करता हो। चलिए आगे देखिए। द टाइम पास्ड, जो समय था वो गुजर गया। हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑफ रमेश वर ओवर। हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें हाफ ईयरली कहा जाता है। जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स थे, मतलब कि अर्धवार्षिक, रमेश के वर ओवर, वो ख़त्म हो चुके थे, पूरे हो गए थे। द रिजल्ट केम आउट, और ये कम की सेकंड फॉर्म केम, ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द रिजल्ट केम आउट, जो परिणाम था वो आ गया। ही हैड फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, और दोस्तों देखिए यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। FAIL, फेल फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फेल, जिसका मतलब होता है विफल हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब वह सारे विषयों में, सभी विषयों में फेल हो चुका था। सो इसलिए ही केम, वो आया, एंड लाइड डाउन, नीचे लेट गया, ऑन द कोट, कोट मतलब चारपाई, और वो आया और वो नीचे चारपाई पर लेट गया। रमेश वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट, जो रमेश था वो क्या था। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रमेश वॉज फीलिंग बैड अबाउट इट, रमेश इस बारे में बुरा महसूस कर रहा था। ही वरीड, वह चिंतित था। व्हाट टू टेल टू द फादर, मतलब कि वह पिता को क्या बताए, इस बारे में वो चिंतित था। आगे देखिए। द इवनिंग केम, शाम आई, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, द इवनिंग केम मतलब कि शाम आई। द फादर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज वर्क, और दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्क के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। रिटर्न मतलब लौटना। द फादर वॉज रिटर्निंग होम, जो पिता थे वो घर लौट रहे थे, फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से। सम बॉयज वॉकड अहेड ऑफ हिम टॉकिंग, कुछ जो लड़के थे वॉकड अहेड, वो आगे चल रहे थे, ऑफ हिम टॉकिंग मतलब वो बात करते हुए आगे चल रहे थे। आगे देखिए। वन ऑफ द बॉयज सैड, जो वन ऑफ द बॉयज मतलब जो उनमें से एक जो लड़का था वो बोला, रमेश हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम्स। दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ देखिए थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसा आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ करते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ रमेश सिंगुलर है तो हैज़ लगाया गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है कि वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, आया है, गया है, चुका है, लिया है,
ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के ही वाक्य हैं, तो आप इन्हें पहचान सकते हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, वन ऑफ द बॉय सेड, मतलब उनमें से एक लड़के ने कहा, रमेश हैज़ फेल्ड इन द एग्जाम्स, कि रमेश एग्जाम में मतलब कि परीक्षाओं में फेल हो चुका है, फेल हो गया है। अनादर बॉय रिमार्क, दोस्तों REMAR के रिमार्क का मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना। जब हम किसी पे कोई टिप्पणी करते हैं उसे रिमार्क कहा जाता है। सेकंड फॉर्म होती है रिमार्क। अनादर बॉय रिमार्क, एक और लड़के ने टिप्पणी की, यस हाँ, ही इज़ लेजी, वे आलसी है, एंड शर्क वर्क, और दोस्तों शर्क का मतलब होता है जी चुराना, एंड शर्क वर्क, और वो काम से जी चुराता है। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, ही फ्लंग्ड, वो विफल हो गया, मतलब वो फेल हो गया। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे भी नोट कर लीजिए। FLUNKD, फ्लंग का मतलब होता है किसी भी परीक्षा वगैरह से बाहर निकल जाना। चलिए आगे देखिए, देयर टॉक मेड द फादर सैड एंड एंग्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव वाक्य है, और पॉजिटिव वाक्य आपने जरूर सुने होंगे यदि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है ऐसा कोई वाक्य जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी काम से दूसरा व्यक्ति अफेक्ट होता है, तो इस तरह के वाक्यों को पॉजिटिव वाक्य कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, देयर टॉक, और THEIR, देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। दोस्तों ये पॉजेसिव केस है। जब हम एक से अधिक लोगों के साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो इस पॉजेसिव केस का यूज़ किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसे क्या पढ़ेंगे, देयर, देयर टॉक, टॉक मतलब बातचीत, देयर टॉक मतलब उनकी बातचीत, मेड द फादर सैड मतलब उनकी बातचीत ने पिता को उदास कर दिया, एंड एंग्री और नाराज कर दिया। एंग्री का मतलब नाराज, क्रोधित। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, देयर टॉक मेड द फादर सैड एंड एंग्री, मतलब उनकी बातों ने पिता को उदास और नाराज कर दिया। चलिए आगे देखिए, वॉट होप्स ही हैड बिल्ट, उसने उन्होंने क्या मतलब कि उसने क्या उम्मीदें बनाई थी, ऑन रमेश, रमेश से, ही हैड ड्रीम्ड दैट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज एंड अर्निंग डिग्रीज रमेश वुड गेट अ फाइन जॉब एंड ही वॉन्ट हैव टू टॉयल इन द गार्डन। क्या अर्थ हुआ, ही हैड ड्रीम्ड, और दोस्तों यहाँ भी देखिए थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ड्रीम का मतलब सपना देखना, ड्रीम्ड थर्ड फॉर्म। वॉट हॉप्स ही हैड बिल्ट मतलब उन्होंने क्या, उसने क्या सपने बुने थे, देखे थे, ऑन रमेश, रमेश को लेकर। और यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, पिता के बारे में। ही हैड ड्रीम्ड मतलब उन्होंने सपना देखा था कि आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़ मतलब पढ़ाई पूरी करने के बाद, एंड अर्निंग डिग्रीज और डिग्रियां हासिल करने के बाद, रमेश वुड गेट ए फाइन जॉब रमेश को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एंड और ही वॉन्ट हैव टू टॉयल इन द गार्डन, टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, और उन्हें गार्डन में मतलब कि बगीचे में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ पार्ट अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि जब वो जो बच्चे थे जो आगे चल रहे थे और वो साथ में बात कर रहे थे कि जो रमेश है वो फेल हो गया क्योंकि वो आलसी है और वो काम से जी चुराता है, जो उनकी जो बातें थी बच्चों की, उन बातों ने पिता को नाराज़ कर दिया। और सिर्फ नाराज़ ही नहीं, वो उदास भी हो गए, जाहिर सी बात है। उनकी कुछ उम्मीदें थीं और उन्होंने सपना देखा था कि जब वो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और जो वो डिग्रियों को हासिल कर लेगा तो जो रमेश है उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उन्हें फिर गार्डन में मतलब ये मेहनत का जो काम है वो नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। बट द सन्स फेलियर हैड ब्रोकन दोज ड्रीम्स, और देखिए यहाँ भी हैड के साथ ही थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो दोस्तों आज आपको कई पास्ट परफेक्ट के वाक्य मिले हैं, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ सीख ही गए होंगे। जब आप पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाएं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आप में से कितने लोग पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाना जानते हैं और आप लोगों में से कितने लोग पास्ट परफेक्ट को अच्छी तरह से सीख चुके हैं, ये कॉमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए आगे देखते हैं क्या मतलब हुआ। और यहाँ सन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ेंगे तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन द सन्स फेलियर, लेकिन जो बेटे का जो फेलियर था, विफलता थी, हैड ब्रोकन दोज ड्रीम्स, उसने उन सपनों को, दोज मतलब उन और ड्रीम सपने मतलब, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि लेकिन बेटे की विफलता ने उन सपनों को तोड़ दिया था। ब्रेक मतलब तोड़ना, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, उन सपनों को तोड़ दिया था। ही वॉकड फास्ट, वो बड़ी तेज़ी से चले। टेकिंग एंग्री स्टेप्स मतलब जो गुस्से वाले जो स्टेप्स थे, कदम थे, उनको लेते हुए टू हिज होम, अपने घर की तरफ। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहे थे, ऑफ गिविंग ए साउंड बीटिंग टू रमेश। क्या सोच रहे थे वो, ऑफ गिविंग ए साउंड बीटिंग टू रमेश, वो रमेश को एक अच्छी पिटाई देने के बारे में सोच रहे थे। चलिए आगे देखिए।
डज ही नो हाउ हार्ड द फादर वर्क्स टू मेक देयर लिविंग। क्या अर्थ हुआ डज ही नो। दोस्तों यदि आप सिर्फ इस वाले वाक्य के बारे में बात करें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, स्ट्रक्चर को। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं, तो यदि आप इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो उसकी शुरुआत डू या डज से की जाती है। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे डू या डज, ये आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना होगा। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे प्लूरल नाउन, तब आपको डू का यूज़ करना है। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा, तो आपको वहाँ पर डज का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ डज का यूज़ किया गया। और उसके अलावा दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के जो वाक्य जहाँ पर ता है ती है ते है आता है वाक्य के अंत में, वो जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। वह खेलता है, वह दौड़ता है, मैं खाता हूँ, वह जाता है, इस तरह के जो भी वाक्य आप सुनते हैं जिसमें ता है ती है ते है एंड में आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही वाक्य होते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तो क्या अर्थ हुआ डज ही नो, क्या वह जानता है, हाउ हार्ड द फादर वर्क्स, कि जो पिता हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, टू मेक देयर लिविंग, अपनी आजीविका को कमाने के लिए। लिविंग का मतलब आजीविका, रोजी रोटी जिसे कहते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि क्या वह जानता है कि पिता कितनी मेहनत करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। द फादर रीच्ड होम, जो पिता थे, और ये रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच, जो पिता थे वो घर पहुंच गए। एंड किक्ड द डोर ओपन, और उन्होंने दरवाजे को लात मार के दरवाज़ा खोला। किक्ड द डोर ओपन। ही फाउंड, उन्होंने पाया, हिज सन, अपने बेटे को, लाइंग ऑन द कोट, लाइंग मतलब पड़ा हुआ होना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही फाउंड हिज सन लाइंग ऑन द कोट, मतलब उन्होंने अपने बेटे को चारपाई पर लेटा हुआ पाया। हिज फेस वॉज बरीड इन अ पिलो। और दोस्तों बरीड को यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपको नोट जरूर करने चाहिए, ताकि आप इस तरह के वाक्यों को आगे भी बना सकें। BURIED, बरीड का मतलब होता है गड़ा हुआ होना, छुपा हुआ होना, दफनाया हुआ होना, इसे बरीड कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, हिज फेस वॉज बरीड इन ए पिलो, पिलो मतलब तकिया, मतलब उसका चेहरा तकिए में दबा हुआ था। द फादर्स हार्ट मेल्टेड, जो पिता का दिल था, मेल्टेड वो पिघल गया। चलिए आगे देखिए। ही सेड टू रमेश, उन्होंने रमेश से कहा, वाई सन, बेटा क्यों, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, वाई डू यू लुक सो सैड, आप इतने उदास क्यों लगते हो। रमेश रिप्लाइड, रमेश ने जवाब दिया, नो फादर, नहीं पापा, आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूँ, आई जस्ट फील वेरी टायर्ड, मतलब मैं सिर्फ थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। द फादर सैड नथिंग, जो पिता थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड हिज फीट, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, वॉश मतलब धोना। ही वॉश्ड हिज हैंड्स एंड हिज फीट, मतलब उन्होंने अपने हाथों को और अपने पैरों को धोया। देन फिर ही कुक्ड फूड, फिर उन्होंने खाना पकाया। एंड आस्क्ड हिज सन, और अपने बेटे को कहा, टू टेक द मील, अपने बेटे को खाना खाने को कहा। चलिए आगे देखिए। वाइल सर्विंग फूड, सर्व का मतलब होता है परोसना, और वाइल मतलब दौरान। वाइल सर्विंग फूड मतलब खाना परोसने के दौरान। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, सन बेटा, व्हाट अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, उन्होंने पूछा कि बेटा आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम्स थे, मतलब जो अर्धवार्षिक एग्जाम परीक्षाएं थी, उनके परिणाम का क्या हुआ। डिड यू पास और फेल, और दोस्तों यहाँ भी इसको मैं समझा देता हूँ। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे पीछे अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव देखा, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर और का मतलब या फिर अथवा, और ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। पास का मतलब उत्तीर्ण होना, पास होना, इसे हिंदी में उत्तीर्ण होना कहा जाता है। और FAIL फेल का मतलब होता है विफल हो जाना। तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ, डिड यू, उन्होंने क्या पूछा, डिड यू पास और फेल, क्या आप पास हो गए, या मतलब क्या आप सफल हो गए या विफल हो गए। रमेश फेल्ट हिज हार्ट सिंक, जो रमेश था उसका दिल बैठ गया। देन ही सेड, फिर उसने कहा, इन काम वॉइस, एक ठंडी आवाज़ में, एक शांत आवाज़ में, फादर पिता, आई हैव पास्ड द एग्जाम्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। दोस्तों देखिए यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, फादर पिता, आई हैव पास्ड द एग्जाम्स इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब पिता मैंने एग्ज़ाम्स को, परीक्षाओं को पास कर लिया है, इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में।
द सन्स आंसर हर्ट द फादर डीपली, जो बेटे का जो ये आंसर था, जवाब था, हर्ट द फादर डीपली, उसने पिता को डीपली मतलब बड़ी अंदर से गहराई से हर्ट किया, उनको एक तरह से तकलीफ पहुंचाई। ही सैड, उन्होंने कहा, सो वर द बॉयज़ हु वर वॉकिंग अहेड ऑफ मी वैन आई केम होल्डिंग टेलिंग लाइज। तो क्या अर्थ हुआ, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए वर द बॉयज़ हु वर वॉकिंग अहेड ऑफ मी मतलब कि वो लड़के जो मुझसे आगे चल रहे थे, व्हेन आई केम होम जब मैं घर आया, टेलिंग लाइज क्या वो झूठ बोल रहे थे, और या यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ या फिर आप सच नहीं बोल रहे हो। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट यू हैड फेल्ड कि आप फेल हो चुके हो, इन द एग्जाम्स परीक्षाओं में, सन बेटा आई वॉन्ट यू टू स्टडी। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, तो उन्होंने क्या कहा, बेटा सन बेटा आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें, सो दैट ताकि, सो दैट मतलब ताकि, यू गेट अ गुड जॉब ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और लीड का मतलब जीना, एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, और आप एक आरामदायक जीवन जिएं। आई वॉन्ट लाइक यू टू हैव अ रोटन लाइफ, आई वॉन्ट लाइक मतलब मैं नहीं चाहूँगा, और दोस्तों ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य, आई वॉन्ट लाइक मतलब विल नॉट लाइक को ही शॉर्ट में वॉन्ट लाइक लिखा गया। आई वॉन्ट लाइक मैं नहीं चाहूँगा, यू टू हैव ए रोटन लाइफ मैं नहीं चाहूँगा आपका एक सड़ा हुआ जीवन हो। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ROTTEN रोटन एडजेक्टिव, इसका मतलब सड़ा हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, आई वॉन्ट लाइक यू टू हैव ए रोटन लाइफ मतलब मैं नहीं चाहूँगा आपका एक सड़ा हुआ जीवन हो, लाइक आई हैव जैसा कि मेरा है। हिज वॉइस चॉक्ड, जो उनकी जो आवाज़ थी वो चोक हो गई, मतलब कि उनका जो गला था वो रुंध गया, चोक का मतलब होता है एकदम बंद हो जाना, एंड कुड नॉट ऐड मोर वर्ड्स और वो और भी शब्दों को नहीं ऐड कर सके और वो और शब्द नहीं बोल पाए। रमेश बर्स्ट इनटू टीयर्स, जो रमेश था वो बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब वो आंसुओं में मतलब बहुत ज़ोर से रो गया, आंसुओं में आ गया। ही अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, सेकंड फॉर्म होती है, आप इसे नोट कर लीजिए, APOLOGIZD, और ये सेकंड फॉर्म है अपोलोजाइज। ही अपोलोजाइज उसने माफ़ी मांगी, फादर पिता, प्लीज़ फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब माफ़ करना, पिता फादर प्लीज़ फॉरगिव मी कृपया मुझे माफ़ कर दो। दिस टाइम इस बार, आई विल नेवर टेल यू अ लाई अगेन मैं दोबारा कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आई हैव फेल्ड मैं फेल हो चुका हूँ, फेल्ड मतलब कि फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट सभी विषयों में, बट आई प्रॉमिस यू लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, प्रॉमिस मतलब वादा करना, बट आई प्रॉमिस यू लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट की आई विल स्टडी हार्ड मैं मेहनत से पढ़ूंगा, टू गेन हासिल करने के लिए गुड मार्क्स। तो उसने क्या कहा कि मैं मेहनत से पढ़ूंगा अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इंसिडेंट का मतलब घटना, आफ्टर दिस इंसिडेंट इस घटना के बाद, रमेश चेंज्ड कंप्लीटली जो रमेश था वो पूरी तरह से बदल गया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, इमोशनल कर देने वाली। कहीं ना कहीं इसको पढ़ते हुए मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि कहानी कुछ इस तरह की थी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कहानी है इसने आपके भी दिल को कहीं ना कहीं ज़रूर छुआ होगा। और मेरी दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो कभी भी इस तरह के झूठ पेरेंट्स से ना बोलें, और जहाँ तक हो सके आप बिल्कुल मेहनत करें। और यदि आपके माता पिता आपको पढ़ने को बोलते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो उसके पिता थे रमेश के, वो एक गार्डनर थे जो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को भी जीवन में इतनी मेहनत करनी पड़े। इसी वजह से वो उसको पढ़ा रहे थे ताकि जो उनका बेटा है वो पढ़े लिखे एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। तो दोस्तों जो कहानी है वही एक तरह से एक फैक्ट है कि हमारे भी जो माता पिता होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा ही चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है, या फिर अगर वो अपने जीवन में कुछ संघर्ष कर रहे हैं या फिर मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं वो भी इस तरह की मेहनत करें। इसलिए वो हमें पढ़ाना चाहते हैं ताकि हम एक अपनी लाइफ में कुछ एक मुकाम हासिल कर सकें, पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कहानी के बारे में कुछ सुझाव हो या आप कुछ भी कहना चाहें तो स्वागत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।